वेलकम फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का साइंस का एक चैप्टर जिसका नाम है जीव जनन कैसे करते हैं। तो 8वां चैप्टर है क्लास 10th का। तो इसमें हम शुरू करते हैं आज का पहला लेक्चर। इसके अंदर हम आज पढ़ेंगे कि निषेचन को परिभाषित कीजिए। मैं मेन प्रश्न करा रहा हूँ जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं, तो रिवीजन करने के लिए हमारे साथ जुड़ जाइए। तो पहला प्रश्न है, निषेचन को परिभाषित कीजिए। दो अगुणित यानी हैप्लॉइड, दो अगुणित युग्मों यानी गैमेट्स जैसे शुक्राणु तथा अंडाणु के संलयन के फलस्वरूप द्विगुणित युग्मनज का निर्माण निषेचन कहलाता है। मतलब हुआ कि जब एक नर युग्मक शुक्राणु और एक मादा युग्मक अंडाणु जब आपस में संलयन करते हैं यानी मिलते हैं, फ्यूजन होता है इनमें, तो युग्मनज बनता है। तो इस घटना को मिलने को निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि रजोनिवृत्ति को परिभाषित कीजिए। ये रजोनिवृत्ति क्या होता है? स्त्रियों में लगभग 40 से 50 वर्ष की आयु में अंडाशय में अणुओं का बनना बंद हो जाता है, अर्थात ऋतुस्राव या रजोधर्म की समाप्ति को रजोनिवृत्ति कहते हैं। इसे मेनोपॉज बोलते हैं। ठीक है, तो जब स्त्रियों में 40-45 उम्र के बाद अंडाणु का बनना बंद हो जाता है तो इसी को हम ऋतुस्राव या रजोधर्म की समाप्ति यानी रजोनिवृत्त कहते हैं। अगला प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में पूछा जाता है, पुरुष तथा स्त्रियों में पाए जाने वाले एक एक लैंगिक हार्मोन के नाम लिखिए। तो पुरुष के वृषण से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है तथा स्त्रियों के अंडाशय से एस्ट्रोजन हार्मोन स्रावित होता है। तो स्त्री और पुरुष में एक एक लैंगिक हार्मोन का नाम हो गया टेस्टोस्टेरोन और एक एस्ट्रोजन। उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है, जनन प्रक्रिया में डीएनए की तकनीक के पूर्ण यथार्थ न होने का क्या प्रभाव होता है? प्रश्न हुआ कि जनन की प्रक्रिया में डीएनए की जो तकनीक है उसके पूर्णतः यथार्थ ना होने का क्या प्रभाव होगा, यानी डीएनए नहीं बनेगा तो क्या होगा? तो जनक जीव की विशेषताएं उसकी संततियों को प्रेषित नहीं होंगी, यानी डीएनए नहीं मिलेगा तो अगली पीढ़ियों में जो भी जनक की विशेषताएं या अनुवांशिक गुण हैं, जो माता पिता के लक्षण हैं, वो अगली पीढ़ियों में नहीं जाएंगे। अगला है, पुरुषों की ऐसी दो विशेषताएं लिखिए, यानी पुष्प की, पुष्प माने फूल होता है, फ्लावर, पुष्प की ऐसी दो विशेषताएं लिखिए जो कीट के लिए जो कीट परागण के लिए कीटों को अपनी ओर आकर्षित करती है। यानी जो फूल होता है वो कीड़े मकोड़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो उसकी क्या दो विशेषताएं हैं? पहला है कि वो सुगंध तथा आकर्षक व भड़कीला रंग का फूल होता है, वो पंखुड़ियाँ बनाता है। तो फूलों का जो सुगंध है उससे कीड़े आकर्षित होते हैं, या उनका जो भड़कीला रंग होता है उससे वो आकर्षित होते हैं और कीड़े, जिससे आगे जाके परागण होता है। परागण दो प्रकार का होता है, स्वयं परागण और परपरागण। अगला है, स्त्रियों में कितने अंडाशय पाए जाते हैं? तो स्त्रियों में एक जोड़ी अंडाशय पाए जाते हैं। आपको याद होना चाहिए, एक जोड़ी अंडाशय पाए जाते हैं और दोनों में 250 अंडे होते हैं। अगला है, स्त्रियों में अंडाशय कहाँ स्थित होता है? तो स्त्रियों में अंडाशय कहाँ स्थित होता है? तो स्त्रियों में अंडाशय उदर गुहा में वृषण के पास स्थित होता है। उदर गुहा मतलब बैली, पेट के निचले हिस्से में, किडनी के पास होता है। वृक्क माने किडनी। अगला है, परागण किसे कहते हैं? एक पुष्प के परागकण के उसी जाति के पुष्प के वर्तिकाग्र पे पहुंचने क्रिया को परागण कहते हैं। यानी एक ही तरह का पुष्प होगा, उसके जो परागकण होते हैं, पोलन ग्रेन, अगर वो उसी फूल के वर्तिकाग्र पे पहुंच जाएं तो इस घटना को परागण कहते हैं। अगला है, कायिक जनन के दो लाभ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है हम डिस्कस कर रहे हैं, एग्जाम में आते हैं ये। कायिक जनन के दो लाभ लिखिए। पहला कि कायिक जनन यानी जो कायिक प्रवर्धन होता है उसके दो लाभ क्या हैं?
पहला है कि ये सस्ता उपाय है, सस्ता कह लो या तो कह लो समय और श्रम इसमें बचत होती है, इसमें समय और श्रम दोनों की बचत होती है। दूसरा हो गया कि इस विधि द्वारा ऐच्छिक गुणों वाले पौधे उत्पन्न किए जाते हैं, यानी हम अपने ऐसे गुणों वाले जो हमें बहुत ज़्यादा पसंद हो वो उत्पन्न कर सकते हैं, या कह लो इसके अंदर माता पिता के जो लक्षण होते हैं वो वही लक्षण पीढ़ियों में जाते हैं, इसका हमें लाभ मिलता है। अगला है नर तथा मादा युग्मकों के नाम बताओ। तो शुक्राणु और अंडाणु जंतुओं में और परागण और अंडाणु पौधों में, ये नाम है नर युग्मक और मादा युग्मक का, जिसे इंग्लिश में गैमेट्स बोलते हैं। पौधों में पुष्प का कार्य क्या है? पुष्प का कार्य पौधों के नर और मादा युग्मकों को बनाना है और सुनिश्चित करना है कि पौधे के प्रजनन के लिए नए बीजों को बनाने के लिए निषेचन होगा। तो फूल का ही काम होता है कि मादा और नर युग्मक को बनाना और प्रजनन द्वारा नए बीजों को उत्पन्न करना। अगला है कारक का नाम बताइए जो पुष्पों में परागण करते हैं। कारकों का नाम बताइए जो पुष्पों में परागण करते हैं। परागण कौन कौन करते हैं? हवा, जल और कीट करते हैं। कीट में लिखा है मधुमक्खियाँ और तितलियाँ करती हैं। मधुमक्खियाँ और तितलियाँ और चिड़िया भी करती हैं। बाकी वायु और जल भी परागण का काम करते हैं। ऊतक का यानी उस ऊतक का नाम बताइए जिसके द्वारा भ्रूण या गर्भ माँ के शरीर से सभी आवश्यकताओं को जुटाता है। यानी जो भ्रूण होता है वो अपने विकास के लिए सारी चीज़ें जैसे ग्लूकोज है, ऑक्सीजन है, उसे कहाँ से जुटाता है? तो वो होता है प्लेसेंटा, जो कि गर्भाशय की आंतरिक भित्ति में पाया जाता है। प्लेसेंटा को हिंदी में अपरा कहते हैं। यही बच्चे की मतलब जन्म की वृद्धि तक बना रहता है और उसको ग्लूकोज ऑक्सीजन प्रदान करता है। अगला है मानव मादा जनन तंत्र का नाम बताइए जहाँ पर निषेचित अंड बढ़ता है और शिशु में विकसित होता है। तो उत्तर हो जाएगा गर्भाशय। गर्भाशय ही एक ऐसी जगह है जहाँ पे निषेचित अंडा जो है वो बढ़ता है और फिर प्लेसेंटा उसे मदद करता है शिशु विकसित होने में, बेबी बनने में। आगे बढ़ेंगे। 15वां क्वेश्चन है पत्तियों द्वारा होने वाले कायिक जनन का एक उदाहरण दीजिए। पत्तियों द्वारा होने वाले कायिक जनन का एक उदाहरण दीजिए। आपने पढ़ा होगा पत्थर चट्टा का पत्ता, जिसे इंग्लिश में ब्रायोफिलम का पत्ता कहते हैं। इससे पत्तियों द्वारा नए जीव का या नए पौधे का विकास होता है। इसे कायिक जनन कहते हैं। कायिक जनन क्या होता है? जनन की वह प्रक्रिया जिसमें कोई पादप या जीव जो होता है वो कायिक भागों से ही उत्पन्न होता है, जैसे कि पेड़ पौधों में जड़, तना और पत्तियों में होता है। अगला है शकरकंद के पौधों में किस भाग द्वारा शकरकंद के पौधे में किस भाग द्वारा कायिक जनन होता है? तो शकरकंद में पौधे के किस भाग द्वारा कायिक जनन होता है? तो गुच्छित जड़ों द्वारा। तो जो शकरकंद होता है उसकी जड़ें जो होती हैं वो गुच्छित होती हैं, तो उन्हीं को अगर हम तोड़ तोड़ के दूर दूर अगर खेतों में लगा दें तो उन्हीं के कायिक भागों से शकरकंदी उग जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, 2 जीवों के नाम बताइए जो मुकुलन द्वारा प्रजनन करते हैं। बडिंग द्वारा। बडिंग में आपने पढ़ा होगा क्या होता है? बडिंग में कोई जीव जो होता है अपने शरीर पर एक छोटा सा भार विकसित कर लेता है और वही भार धीरे धीरे विकसित होने लगता है और शरीर से अलग हो जाता है और अपने जनक जैसा दिखाई देता है। तो जो मुकुलन यानी बडिंग होता है ये 2 जीवों में होता है, एक यीस्ट में और एक हाइड्रा में होता है। सही है? तो एक यीस्ट में और एक हाइड्रा में ऐसा होता है। अगला है एक कोशिक जीवों जैसे प्रोटोजोआ और बैक्टीरिया में प्रजनन की सर्वाधिक सामान्य विधि कौन सी है? एक कोशिक जीवों जैसे प्रोटोजोआ और बैक्टीरिया में प्रजनन की सर्वाधिक सामान्य विधि कौन सी है? वो है विखंडन, फिजन। विखंडन आप जानते हो क्या होता है? विखंडन 2 तरह का होता है। एक होता है द्विखंडन बाइनरी फिजन, एक होता है बहुखंडन मल्टीपल फिजन। द्विखंडन अमीबा में होता है, अमीबा में, और जो बहुखंडन होता है वो मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम में होता है। ठीक है, ये आप बिल्कुल नोट कर लें और ध्यान कर लें। अगला है ब्रायोफिलम पौधों की पत्ती के किनारों पर खांचों में उत्पन्न कलियां भूमि पर गिरती हैं और नए पौधों में विकसित होती है। प्रजनन की इस विधि को क्या कहते हैं? तो इस विधि को कायिक प्रवर्धन कहते हैं, अभी हमने पढ़ा था।
आलू को कई छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जाता है। इन आलू के टुकड़ों को एक ट्रे में रखी गीली रुई पर रखा जाता है। कुछ दिनों बाद केवल कुछ ही आलू के टुकड़ों से हरे अंकुर यानी शूट और जड़ें यानी रूट निकलती हैं और ना कि सभी आलू के टुकड़ों से। क्यों? तो आप जानते हो आलू के ऊपर छोटे छोटे गर्त या गड्ढे होते हैं जिन्हें आँख कहते हैं। वहीं से आपके जो जड़ें और पौधे विकसित हो सकता है, बाकी अन्य भागों से नहीं हो सकता। उत्तर हो जाएगा, इन आलू के टुकड़ों से हरे अंकुर और जड़ें निकलती हैं और जिनमें उन पर कलियां थी। उन पर बिना कलियों वाले आलू के टुकड़े अंकुरों और जड़ों में नहीं उत्पन्न होते। यानी जिनके ऊपर कलियां थी, आंखें थी, वहीं पे आलू उत्पन्न हो सकता है, बाकी जगह नहीं हो सकता। अगला है हमारा गन्ना। अगला है हमारा गन्ना, गुलाबों या अंगूरों को उगाने के लिए अलैंगिक विधि का सामान्य नाम क्या है? गन्ना, गुलाबों और अंगूरों को उगाने के लिए अलैंगिक विधि का सामान्य नाम क्या है? तो आपको याद करना है कायिक प्रवर्धन है। सही है। अगला है किन्हीं दो वायु परागित पुष्पों के नाम बताइए। यानी जो वायु में परागण हो। तो वायु परागित पुष्प होते हैं आपके मक्का और गेहूँ। अगला है किन्हीं दो जल परागित पुष्पों के नाम लिखिए। किन्हीं दो जल परागित पुष्पों के नाम, यानी जल में पाए जाने वाले पुष्प जो जल में परागित होते हैं, वो है आपका वैलीसीनी। आप याद करेंगे इसमें, तो आपको याद करना है वैलीसिनेरिया और हाइड्रिला। दो यौन जनित या लैंगिक संचारित रोगों के नाम लिखिए। तो सिफिलिस और एक सुजाग। अगला है वीर्य क्या होता है? सेवम। वीर्य शुक्राणुओं, शुक्राशयों के श्रावण तथा प्रोटेस्ट ग्रंथि के स्रावों का मिश्रण है। यानी जो शुक्राशय होता है और जो प्रोटेस्ट ग्रंथि होती है, इन दोनों के जो स्राव के मिश्रण के साथ शुक्राणुओं के मिश्रण को वीर्य कहते हैं। ये नर जनन अंग बनाते हैं। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में मिलते हैं आपसे। आप सबका अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।